रागिनी फिर से आपके बीच में वीडियो लेकर आई हूँ। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, कमेंट्स करके बताएं। और वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ये भी बताएं। और कुछ समस्या आ रही है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो फ़ोन नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप अपना प्रॉब्लम्स जो है शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो सबसे बड़ा संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ है, हम सब जानते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना, कैसे आवश्यकता हुई, ये सब चीजें हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और क्या संयुक्त राष्ट्र संघ इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वर्तमान विश्व की सभी समस्याओं के समाधान के लिए क्या वो पर्याप्त है, क्या उसमें सुधार होने चाहिए तो कौन से होने चाहिए, इन सब विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो हमें क्यों चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ होता है बहुत सारे राष्ट्रों का, है ना। जो अधिक राष्ट्रों का, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों को मिलकर एक संगठन बनता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। लगभग सभी स्वतंत्र सार्वभौमिक संप्रभु राष्ट्र हैं वो इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। तो उसका उत्तर है कि संगठन जो है एक इंटरनेशनल संगठन इसलिए आवश्यक है क्योंकि विश्व की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आपस में अन्य देशों की समस्याएं होती हैं, दोनों आपस में झगड़ जाते हैं। कभी 2 या 2 से अधिक राष्ट्र झगड़ जाते हैं। कभी जो हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका थी जिसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ा। वो स्थितियां दोबारा ना आए तो शांति की बहाली के लिए, युद्ध को टालने के लिए हमें एक सशक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये लगभग बहुत सारी अपेक्षाओं को पूरा भी करता है। तो इस क्रम में जो इसके दूसरे महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन्होंने एक छोटी सी परिभाषा दी थी, उसको मैं बताती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसको नर्क में जाने से बचाने के लिए हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं कि वो स्वर्ग में नहीं पहुंचाती है लेकिन नर्क में भी नहीं जाने देता है ना। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए और ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसीलिए बना हुआ है। कई बार इसको बदकही की चौपाल भी कहा जाता है। चर्चिल ने कहा है कि युद्ध के मैदान में जो है हम एक दूसरे का सर कलम करें, उससे अच्छा है कि हम एक दूसरे का एक ऐसा स्थान हो जहाँ बैठकर एक दूसरे का सर खाएं। तो कहने का अर्थ ये है कि बातचीत के द्वारा समस्याओं को जब हल किया जा सकता है तो क्यों हथियार उठाए जाएं। तो इसी के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ काम कर रहा है। और हम देखेंगे कि इसका जो स्थापना है वो क्यों है। तो सबसे पहले शांति की स्थापना के लिए, युद्ध को टालने के लिए, साझा सहयोग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति कैसे कि बहुत सारे जो युद्ध चल रहे हैं, हमने बहुत सारी घटनाएं पिछले अध्यायों में पढ़ी हैं कि कैसे इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सेनाएं भेजी थी अपने बैनर तले, है ना, जिसकी अगुवाई अमेरिका ने की थी। और बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर समय समय पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने हस्तक्षेप किया है और शांति स्थापित करने में कुछ संभव कोशिश की है। तो इस तरह से हम शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ का समय समय पर बहुत ही योगदान रहा है। उसी तरह युद्ध को भी टाला गया है। जब शीत युद्ध का दौर था और दोनों महाशक्तियां आमने सामने खड़ी होती थी टकराव के लिए और ऐसा लगता था कि अब तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई। कभी गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो अगुवाई नेता थे उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और इस तरह से तीसरे युद्ध की विभीषिका को टाला जा सका। तो युद्ध के टालने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है काम करता है क्योंकि ये बातचीत का एक मंच प्रदान करता है कि दोनों देश आके बीच में मध्यस्थता के द्वारा अपनी बात रख सके और युद्ध जैसी परिस्थितियों का सामना पूरे विश्व को ना करना पड़े। दूसरा है साझा सहयोग के लिए। साझा सहयोग क्या है? साझा सहयोग का मतलब होता है कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर सभी को मिलकर सहयोग करना पड़ता है। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की। कोरोना महामारी जो है वो विश्व स्तर की समस्या बन गई है। तो ऐसे में सभी विश्व मिलजुल कर काम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर जो है अपनी सीमाएं तय कर दी गई हैं और कोशिश की जा रही है कि जिसके प्रसार को जितना कम हो उतना ये कम फैले। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी जो पुरानी महामारियां थी उनमें सबको मिलकर, जैसे कि जो टीके बनेंगे महामारी के, तो फिर वो सबका दायित्व बन जाएगा जब इसकी वैक्सीन बनेगी कि सभी देशों में टीकाकरण किया जाए। क्योंकि अगर कोई भी छूट गया तो उससे पूरे उसमें विश्व में प्रसार होने की संभावना है, क्योंकि वर्तमान में विश्व एक ग्राम है और एक व्यक्ति कहीं से भी कहीं दूसरे विश्व में आ जा सकता है और आता जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ साझा सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए भी एक मंच
अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है जिससे सभी लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ, कैसे ये अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की जब विभीषिका हुई और उसका सामना लोगों को करना पड़ा 1914 से 18 तक, तो ये बात सामने आई कि कोई ऐसा मंच हो जिस पर बैठ के बातचीत की जाए और आगे किसी ऐसे युद्ध की विभीषिका से विश्व को दो चार नाम होना पड़े। तो इसी क्रम में 1919 का एक सम्मेलन हुआ था और उसके बाद 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था। तकरीबन 58 देश थे इसके उस समय। तो उन सब ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी और ये कोशिश की थी कि अब ऐसी युद्ध जैसी परिस्थितियां नहीं आ पाए। शुरुआत में तो उसने बहुत अच्छी तरक्की की, है ना, 33 से लेकर 43 तक, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी वजह हुए कि वो पूरा अपना उद्देश्य नहीं पूरा कर पाई। और सबसे बड़ा जो उद्देश्य था कि अगला ऐसा युद्ध ना हो, तो वो उस युद्ध को नहीं टाल पाया राष्ट्र संघ, क्योंकि 39 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध जो है विश्व को झेलना पड़ा और उसकी विभीषिका प्रथम विश्व युद्ध से कहीं ज़्यादा थी। तो इस तरह जो लीग ऑफ नेशंस है वो पूरी तरह सफल नहीं हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चूँकि परिस्थितियाँ भी बदल गई थी, जो पुरानी महाशक्तियाँ थीं वो सारी ध्वस्त हो गई थी, यूरोप बिखर गया था कहीं ना कहीं, तो उसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी, नए शक्ति संबंधों की आवश्यकता थी। तो ऐसे में एक नए संगठन की आवश्यकता महसूस हुई कि जो राष्ट्र संघ से भी ज़्यादा मजबूत हो, उसके इरादे मजबूत हो, उसकी बनावट बुनियादी ढांचा भी मजबूत हो। तो इस तरह से राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर 1945 को जो है 51 देशों के साथ यूएनओ का गठन हुआ, है ना। और 2011 तक अभी तक वर्तमान तक इसके 193 मेंबर्स हैं जो सभी स्वतंत्र हैं, संप्रभु राष्ट्र हैं। 193 वो इसके सदस्य हैं, इसकी आम सभा के सदस्य हैं। और आम सभा में सभी को बराबर वोट देने का अधिकार होता है, सभी को एक वोट का अधिकार प्राप्त है आम सभा के अंदर, ठीक है। तो 193 इसकी आम सभा के सदस्य हैं टोटल। और सुरक्षा परिषद जो है इसकी मेन कुंजी जो कहा जाता है की, वो सुरक्षा परिषद है और उसके सदस्य देशों की संख्या है 15, जिसमें 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। तो 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्यों से सुरक्षा परिषद की संख्या 15 है। ये एक बहुत ही पावरफुल निकाय है संयुक्त राष्ट्र संघ का, सारे महत्वपूर्ण निर्णय ये लेता है, सारी चीज़ों में इसका हस्तक्षेप होता है। और जो इनके स्थायी और अस्थायी मेंबर है, इनकी पावर अन्य 193 के कंपेरिजन बहुत ज़्यादा है। और जो शुरुआत के 5 देश थे जो विश्व विजेता भी कहलाए थे मित्र राष्ट्र, उन्हीं को स्थायी सदस्यता देती गई थी 4 को, जिनमें से ये हैं 5 स्थायी सदस्य जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये विश्व विजेता राष्ट्र थे उस समय जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में विजय हासिल की थी। तो इनको स्थायी सदस्यता दे दी गई ताकि विश्व में अस्थिरता का माहौल बनाए रखा जाए। बाद में चीन को भी इसमें जोड़ दिया गया और अब जो है सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य देश हैं और इनका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इनको वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर एक निषेधात्मक शक्ति होती है कि जब कभी संयुक्त राष्ट्र में कोई प्रस्ताव लाया जाता है किसी देश के पक्ष में या विपक्ष में, तो अगर इनमें से 15 में से सभी सहमत हैं, 14 सहमत हैं, लेकिन किसी एक स्थायी सदस्य ने अपने वीटो पावर का यूज कर दिया तो वो वहीं पर निरस्त हो जाता है, वो पास नहीं हो पाता वो संशोधन या बिल या प्रस्ताव जो भी है। तो इस तरह से ये वीटो पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और लड़ाई झगड़े की जड़, असंतोष की जड़ यही है। लोगों का ये कहना है कि ये यूरोप के 4 देशों को आपने जो है ये शक्ति दे रखी है, अफ्रीका कहाँ गया, लातिन अमेरिका कहाँ गया, एशिया कहाँ गया, एशिया का केवल चीन को छोड़ के बाकी बहुत सारे देश हैं, विकसित और विकासशील देश हैं जो इसके मेंबर हैं, पर उनको पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो इसमें कुछ सुधार की बातें भी की गई हैं। और सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें ये 5 देशों के अलावा जो मेन मेंबर होता है वो है महासचिव, इसका प्रतिनिधि होता है महासचिव। तो सबसे पहले जो प्रथम महासचिव थे वो ट्राइबली थे जो 1946 से 1952 तक महासचिव के पद पर रहे और ये कहाँ के थे, नॉर्वे के थे, ठीक है। वर्तमान में जो है महासचिव इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के वो है एंटोनियो गुतेरेस है और ये कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। ये 1 जनवरी 1917 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और वर्तमान में भी ये कार्यरत हैं। ये 9वें महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है। और इस तरह से ये पूरी व्यवस्था है, मोटा मोटा मैंने बताया, इसके और अंगों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये जो एंटोनियो गुतेरेस हैं ये 1995 से 2000 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे थे
और 2005 से 2015 तक ये यूएनओ में ही हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज रहे। उससे पहले रिफ्यूजी के मामले, शरणार्थी के मामले के ये हाई कमिश्नर रहे और वर्तमान में महासचिव। तो ये सारी चीजें हमने अभी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे इसके अंग के बारे में, क्या क्या है, कौन कौन से इसके अंग हैं और उससे संबंधित एजेंसियां कौन कौन सी हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में एक ये भी मुद्दा उठता है कि पहले 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और तब जब हुई थी तब तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप इसका सारे नियम, कायदे, कानून तय हुए थे, इसकी शक्तियाँ तय हुई थी। पर वर्तमान में एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई है और अब सोवियत संघ जो है विश्व पटल से गायब हो गया है। तो क्या बदले परिदृश्य में ये जो यूएनओ है, क्या ये पर्याप्त है? इसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त है? इसका अक्सर प्रश्न उठाया जाता है और अलग अलग सुधारों की मांग की जाती है। कोई कहता है कि इसके ढांचे में और प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, कोई कहता है इसके न्यायाधिकरण क्षेत्र में सुधार होना चाहिए। ठीक है। तो सुधारों की बातें तो चल रही हैं और लगभग सब लोग सहमत भी हैं कि सुधार होने चाहिए, पर सुधार कैसे किए जाएं? क्या ये सुधार लागू होंगे? इन सुधारों में जो भार लगेगा, जो पैसा रुपया खर्च आएगा, उसका भार कौन उठाएगा? या उन लाभों से, उस सुधारों से जो लाभ होगा उसका बंटवारा कैसे होगा? ये कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। इसीलिए आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली में यथास्थिति बनी हुई है। ठीक है। आगे हम चलते हैं, आइए देखते हैं इसके अंग कौन कौन से हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट हम लें आम सभा। इसके सदस्य कितने हैं? 193 हैं आम सभा। ठीक है। ये सबसे मेन बॉडी है और इसके 193 सदस्य। ठीक है। और सभी सदस्यों को बराबर अधिकार प्राप्त है, सभी को एक वोट देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है सुरक्षा परिषद। इसे की ऑफ यूएनओ कहा जाता है, सुरक्षा परिषद। ठीक है। सुरक्षा परिषद बहुत इम्पोर्टेंट है और ये धुरी है पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है। और इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 15 है, जिसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। हम चर्चा कर चुके हैं कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं ये लगभग बदलते रहते हैं, हर 2 साल में इनको बदला जाता है, 2 साल का कार्यकाल होता है। और भारत भी 2-3 बार इसका सदस्य रहा है, लेकिन भारत प्रयासरत है कि इसकी स्थायी सदस्यता के लिए। आगे हम चर्चा करेंगे कि भारत क्यों दावा कर रहा है, क्योंकि इन्होंने जो मापदंड रखे हैं उनको भारत अब फॉलो करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। तीसरा है न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है। न्यायालय। और अगला है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सुरक्षा परिषद है, आम सभा है और है आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा है सामाजिक आर्थिक परिषद, है ना। सामाजिक आर्थिक परिषद भी है। और उसके अलावा 5वां जो बॉडी है वो है आपकी सचिवालय, जिसमें महासचिव सहित बाकी के प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, सचिवालय। और 6वां है न्यासिका परिषद, ट्रस्टी, सिर्फ न्यासिका परिषद है ना। तो इस प्रकार से ये 6 अंग जो है वो इसके इम्पोर्टेंट अंग हैं। और सुरक्षा परिषद को जैसे मैंने बताया कि की ऑफ यूएनओ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है सारे विवाद जो होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी होते हैं, उनके प्रति सुनवाई की जाती है। हालांकि इसका इफेक्ट उतना नहीं होता है जो एक देश के न्यायालय का होता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं समथिंग इज बेटर नथिंग देन है कि कुछ ना से कुछ अच्छा है, कुछ तो एक दबाव है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को थोड़ा सा डराए रखता है। उसके अलावा हम देखें सामाजिक आर्थिक परिषद, तो ये क्या करती है? पूरे विश्व में सामाजिक और आर्थिक उत्थान के काम करती है, उससे रिलेटेड। सचिवालय में सारे निर्णय होते हैं, सारा प्रशासनिक काम होता है। और न्यासिका परिषद जो है ट्रस्टीशिप था, अब वर्तमान में ये 1994 से स्थगित कर दी गई है ना। क्योंकि सुधारों के तहत ही ये बात उठी थी बीच में कि इसको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन खत्म तो नहीं किया, वर्तमान में ये स्थगित है। क्योंकि पलाऊ इसका आखिरी मेंबर था और वो जब इसमें
निकल गया तो उसके बाद इसको स्थगित कर दिया। तो ये मेन पार्ट है। इसके अलावा कुछ शाखाएं हैं, कुछ एजेंसियां हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कहते हैं ना कई बार इस अपन हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ में सुनने को मिलता है कि ये यूनिसेफ की तरफ से है ना, ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से है। तो ये क्या है? क्योंकि ये एजेंसियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो किसी देश को आगे उठने में मदद करती हैं, ठीक है, या अपने विकास के लिए ये फंड देती हैं। मानव एक कहते हैं मानव अधिकारों के लिए एक उच्च या एक मानव जो जीवन स्तर होता है, एक मानव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते व्यक्ति को जो आधारभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये प्रतिबद्ध है कि हर देश उन आवश्यकताओं को पूरा करे और उसके लिए उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या और सारे सुधार हैं उनके लिए ये फंड देते हैं, है ना। तो अन्य जो शाखाएं हैं वो अपन बात करते हैं। अन्य शाखाएं हैं कौन कौन सी है? सबसे पहले नाम सुनो, WHO, अभी बहुत सुनने में आ रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये इसका काम है पूरे वर्ल्ड में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उन्नत करना, उनको अच्छे से बढ़ावा देना। अभी आपने देखा ये संदेह के घेरे में आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि WHO को पता था कि कोरोना चाइना में किस कदर से फैल गया है, लेकिन उसने ये जानकारी पब्लिकली नहीं दी। आज वो जो अपनी घोषणाएं कर रहा है या जो सूचनाएं जारी कर रहा है कि ये स्थिति है विश्व की, सितंबर में विस्फोट होगा, ये होगा, लेकिन उसने उस समय चुप्पी साध रखी थी। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है दोनों संदिग्ध भूमिका नजर आ रही थी, चाइना और WHO की, कि उसने प्रॉपर जब उसको चेतावनी देनी थी तब उसने विश्व को चेतावनी नहीं दी। तो WHO क्या कर सकता है? पूरे विश्व में स्वास्थ्य सेवाएं उन्नत करने के लिए काम करता है, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम करता है कि कोई भी जो है देश ऐसा नहीं हो कि जिसमें कोई महामारी के कारण, कुपोषण के कारण या अन्य छोटी मोटी बीमारियों के कारण, इलाज न होने के कारण मृत्यु दर बढ़े। तो उसके लिए ये सभी अविकसित या विकासशील देशों में कई परियोजनाएं चला रहे हैं और उसके लिए बहुत सारा फंड देते हैं, ठीक है। दूसरा है WHO, यूनिसेफ हो गया, यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ का काम क्या है आपके? यूनिसेफ का काम है, यूनिसेफ इसका काम क्या है? ये बाल विकास से संबंधित काम करता है, बाल विकास, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि जो बच्चे हैं छोटी उम्र के, जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं 0 से लेकर करीब 14-15 साल तक के, तो उनका जो है पोषण स्तर अच्छा हो, कुपोषित ना हो, शिशु मृत्यु दर ना हो, इससे संबंधित सारे काम वो ये बाल विकास से संबंधित सारे काम यूनिसेफ करता है, ठीक है। अगला है UNDP, ये काम करता है, ये भी मानव विकास सूचकांक का काम करता है भाई, उससे संबंधित ही है ये भी, ठीक है। और अगला है मानवाधिकार आयोग, ठीक है, मानवाधिकार आयोग है UNHRC, UNHRC है ना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ये क्या करता है? संपूर्ण विश्व में मानव विकास, यही मानव विकास से संबंधित सारे काम करता है, ठीक है। ये संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों के उल्लंघन, मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को देखता है, ठीक है। ये क्या है कि एक मानव होने के नाते व्यक्ति को कैसी सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे कई बार कार्रवाइयाँ होती हैं, कोई हिंसक आंदोलन हुआ तो उसमें सरकार की तरफ से कार्रवाई कर दी है, पुलिस के अंडर में जो लोग होते हैं, अंडर कस्टडी होते हैं, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए। जो बंदी हैं, युद्धबंदी होते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाए। ये
इन सारी चीज़ों को देखता है। तो ये विश्व मानवाधिकार आयोग है, सभी देशों में एक नेशनल मानवाधिकार आयोग होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है और राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग भी होता है, जो ये जांच करता है कि कहीं पर भी कोई ऐसा कृत्य ना हो कि जहाँ पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। ठीक है, तो ये उससे मानवाधिकारों से संबंधित मामले देखता है। और उसके साथ ही एक और है यूनिसेफ। ठीक है, सॉरी यूनेस्को है, यूनिसेफ तो हम पढ़ चुके हैं, यूनेस्को है। यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को क्या करता है, ये विश्व धरोहर का संरक्षण करता है, विश्व धरोहर का संरक्षण। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि ये कोई इमारत है या ये प्लेस है, ये यूनेस्को में शामिल हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे हमारी अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वो यूनेस्को में है, और भी बहुत सारे चीज़ें शामिल की गई हैं, भीमबेटका है वो भी है, और ताजमहल को भी इसमें शामिल किया गया, और वॉल ऑफ चाइना है, या जितने भी बड़े बड़े जो ऐसी स्मारक हैं जो अब नहीं बन सकते हैं या बहुत विश्व में एक यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं, उन सब के धरोहर की संरक्षण की जिम्मेदारी यूनेस्को की है ना। ये उनको संरक्षण प्रदान करता है और इसके लिए फंड भी देता है संबंधित देशों को। ठीक है, ये हर वर्ष या कुछ वर्षों में ऐसे स्थानों को चिन्हित करता है, और जब वो सिलेक्ट होते हैं उन मापदंडों पे तो उनको फिर अपने अंडर में लेता है और उनके संरक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है, और है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक जो है सारे देशों को, जो विकसित अविकसित देश है उनको फंड देता है ना, क्या कहते हैं इसको, लोन देता है, लोन देता है ना। और ये लोन की अवधि जो है बहुत लंबी होती है, दीर्घकालिक होती है, मध्यकालिक भी होती है, पर लगभग 20 साल के लिए, 25 साल 30 साल ऐसे ये लोन देते हैं कि जो अविकसित या विकासशील राष्ट्र हैं उनकी कुछ परियोजनाएं हैं, जो बुनियादी चीज़ों को, जैसे सड़क परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, या और भी शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, उनके लिए धन देते हैं और बाद में ये वापस भी लेते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही देते हैं। तो ये सारे बॉडी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम कर रहे हैं। युद्ध को तभी टाला जा सकता है जब एक अच्छा मानव जीवन जो सभी बहन करते हों। असंतोष की वजह से आंतरिक झगड़े होते हैं, संघर्ष होते हैं, विद्रोह होते हैं, तो ये विश्व जो अपना ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएनओ है, ये कोशिश करता है ऐसे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कि सभी लोगों का सामाजिक स्तर अच्छा हो और आर्थिक स्तर अच्छा हो, कि ये संघर्ष की स्थिति, जब हम अच्छे जीवन जीते हैं, हमको सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी होती हैं, तो युद्ध की संभावनाएं कम होती हैं, हम लड़ाई झगड़े नहीं करते। आप अपने परिवार से एक उदाहरण देख सकते हैं, कभी जब ऐसा लगता है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, जो हमें जैसे स्कूल की फीस देनी है, या हमें ट्यूशन लगवाना है, या हमें कुछ कपड़े खरीदने हैं, और जब माता पिता उसकी पूर्ति नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं बच्चों में थोड़ा सा असंतोष होता है। ठीक है, हालांकि सभी तरह के बच्चे होते हैं, कुछ अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम्स पेरेंट्स की और कुछ नहीं करते, पर कहीं ना कहीं जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, तभी हम जो है असंतोष की भावना आती है। हालांकि आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है, पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो सभी की पूरी होना जरूरी है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इन सारी एजेंसियों के द्वारा पूरे विश्व में जो इसके 193 मेंबर्स हैं, उन सभी देशों में ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं इन एजेंसियों के द्वारा कि वहाँ पर एक मानव जीवन स्तर की प्राप्ति हो और सभी अपना विकास करें। ठीक है, अब बात होती है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की। चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, जब 1945 में, है ना, 24 अक्टूबर 1945 में, तब विश्व में दो शक्तियाँ थी। उस समय जो है उनकी परिस्थितियाँ अलग थी, उनकी आवश्यकताएं अलग थी, उनकी प्रायोरिटीज अलग थी, और वर्तमान में 1991 के बाद, शीत युद्ध के बाद, चूंकि एक ध्रुवीय स्थिति आ गई है, अब युद्ध, परमाणु युद्ध जैसी जो है विभीषिका के चांस बहुत कम है, टकराव के चांस बहुत कम है। अब ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, विश्वग्राम की बात हो रही है ना, आर्थिक उदारीकरण की बात हो रही है। तो ऐसे में अब प्राथमिकताएं जो है बदल गई हैं, पहले की अपेक्षा दूसरी हैं। तो जो स्ट्रक्चर उसने बनाया था पहले, या जो
सुधार। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। ठीक है, तो वो सुधार कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे, इन पर चर्चा लगभग सभी लोग करते हैं, लेकिन लगभग एक जगह पे कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसकी बनावट में होना चाहिए, कुछ कहते हैं प्रक्रिया में होना चाहिए, कुछ कहते हैं इसके न्यायाधिकार क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। सभी सुधार चाहते हैं, लेकिन सुधार कैसे हो इस पर अभी एक मत नहीं हो पाए हैं। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनको अपन बात करते हैं अभी। तो लोग जो है, कुछ लोग जो है क्या बनावट की बात करते हैं कि बनावट में सुधार हो, बनावट और प्रक्रिया में सुधार हो। ठीक है, वहीं अमेरिका सहित कुछ राष्ट्र ये चाहते हैं कि बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और उनके प्रशासन में सुधार चाहते हैं, है ना। अमेरिका और अन्य राष्ट्र, उससे संबंधित ही सारे राष्ट्र जो हैं वो इसमें बजट और प्रशासन से संबंधित, बजट और प्रशासन से संबंधित, है ना, सुधार चाहते हैं। और उसी तरह जो है कुछ लोग कहते हैं कि शांति और सुरक्षा के मामले देखने चाहिए उसको, शांति और सुरक्षा तक सीमित रखना चाहिए, है ना, शांति और सुरक्षा तक सीमित रखना चाहिए अपने आप को। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसको जो है मानवीय विकास और भलाई के कामों में लगाना चाहिए, मानवीय विकास और भलाई के कामों में, है ना, भलाई के काम जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, तो इसमें अपने आप को लगाना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि सारे देश जो है सभी की अलग अलग मानसिकता है, अलग अलग बातें हैं जो वो करते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जो बातें हुई या आम सभा में जो चर्चा हुई उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या उसमें चर्चाएं हुई हैं और बाद में उनमें क्या क्या सुधार हुए। ठीक है, या सुधारों के बीच में कुछ मानक तय की गए वो क्या थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1992 में आम सभा में एक प्रस्ताव पास हुआ था और उसके तहत कुछ बातें हुई थी जो निकल के सामने आई थी कि किस चीज़ में क्या अंतर होना चाहिए। कि शीत युद्ध के बाद अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तो क्या क्या परिस्थितियाँ बदली हैं वो आज चर्चा करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1991 के बाद कुछ बदला है ना, कुछ बदलाव हुए हैं। तो वो बदलाव क्या हुए हैं, सबसे पहले तो ये है कि सोवियत संघ बिगड़ा, सोवियत संघ जो है बिखर गया। ठीक है, और उसके एवज में क्या हुआ, अमेरिका ताकतवर हुआ है, अमेरिका ताकतवर हुआ है क्योंकि जब एक ही ताकत के रूप में रह गया है ना, ताकतवर हुआ। दूसरा, रूस और अमेरिका के अब वो वैसे संबंध नहीं रहे जैसे पहले थे, दोनों एक दूसरे के शत्रु आमने सामने। अब उनके अंदर सहयोगात्मक संबंध है, अब वो शत्रु नहीं है, है ना। तो रूस और अमेरिका के संबंध बदले हैं, रूस और अमेरिका में अब कैसे संबंध है, सहयोगात्मक, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सहयोगात्मक संबंध। ठीक है, तो ये सहयोगात्मक संबंध है दोनों में। और अब जो है चाइना एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है ना, चीन भी, भारत भी उसमें से एक है। तो चीन और भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आए हैं, है ना, उभरती अर्थव्यवस्था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो बदलाव की ओर इंगित करती है। जब इतना बदल गया है तो एशिया में सभी राष्ट्र, लगभग एशिया जो है अप्रत्याशित रूप से उभरी है, अप्रत्याशित विकास हुआ है ना, आर्थिक रूप से एशिया में अप्रत्याशित विकास हुआ है। और हम बात करें बहुत सारे अनेक देश जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने हैं जो पहले सोवियत संघ के सदस्य देश हुआ करते थे। ठीक है, तो नए राष्ट्रों पर उदय
विश्व के सामने अब चुनौतियां दूसरे तरह की हैं। अब तृतीय विश्व युद्ध की संभावना नहीं है, अब नई चुनौतियां हैं, नई चुनौतियां हैं। वो नई चुनौतियां कौन कौन सी हैं? जैसे जातीय संघर्ष है, जैसे कि हमने देखा श्रीलंका में है सिंगली और तमिल जनजाति का, है ना, जातीय संघर्ष। और सांप्रदायिक संघर्ष के रूप में हम भारत की समस्या को देख सकते हैं। गृह युद्ध, गृह युद्ध है, जातीय संघर्ष है और आतंकवाद है, आतंकवाद है ना। और अगला है परमाणु प्रसार, परमाणु प्रसार, और क्या है? जलवायु परिवर्तन, है ना, परिवर्तन। तो वर्तमान में ये मुद्दे बदले हैं। पहले जो सिर्फ युद्ध था, शीत युद्ध में दो महाशक्तियों के बीच टकराव था और शक्ति संगठन था, उसको छोड़ के अब ये चीजें सामने आ गई हैं कि अब जो देशों को जो है जातीय संघर्ष का, गृह युद्ध का, आतंकवाद का, परमाणु प्रसार का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन से भी दो चार हाथ धोना पड़ रहा है। तो वर्तमान में चूंकि आवश्यकताएं बदली है, परिस्थितियां बदली हैं, तो इसमें भी सुधार होना चाहिए। क्या सुधार की बातें चर्चा की गई, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। 1997 में जो महासचिव थे कोफी अन्नान, उन्होंने इस दिशा में जांच एजेंसी उठाई थी। उन्होंने जो मानक मापदंड दिए थे उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो ये समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताना और अपनी पढ़ाई करते रहना। इससे संबंधित अगर कुछ और आपको जानना